Hello aspirants, welcome to all of you. So रीनीट 2026 को कंसिडर करते हुए हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें फ़िज़िक्स से रिलेटेड नीट के जितने भी टॉपिक और जितने भी चैप्टर्स रहने वाले हैं, हम उन सभी टॉपिक्स और उन सभी चैप्टर्स को लेकर के उनसे रिलेटेड जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम लोग इस सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी सीरीज़ का पहला पार्ट, फर्स्ट लेक्चर, जो कि रिलेटेड होने वाला है हमारा चैप्टर यूनिट और डायमेंशन से। तो यूनिट और डायमेंशन जो हमारे पास चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर नीट के PYQ जो मैंने उठाए हैं यहाँ पर, उनमें जो टॉप मोस्ट PYQ मेरे को लगे जो आप लोगों से मुझे शेयर करने चाहिए, उसका ये पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे आज सोल्व करेंगे। और इस पार्ट 1 में हम इस चैप्टर से रिलेटेड मेजरली 2 टॉपिक, एक तो हमारा एरर एनालिसिस है और दूसरा होने वाला है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर थोड़ा इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और इसके अलावा इन दोनों टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम आज इस लेक्चर में सोल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन नीट 2025 में आया था और इस क्वेश्चन में क्या था कि एक फिजिकल क्वांटिटी है P जिसको रिलेट किया गया है फॉर ऑब्जर्वेशन से, मतलब 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनसे रिलेट किया गया है, जो है A, B, C और D यहाँ पर। और इनका जो रिलेशन है वो इस तरह से हमें दिया हुआ है। हमें गिवन है परसेंटेज एरर A, B और C और D जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर आई है हमें वो दी हुई है और हमसे पूछा है P में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। एक कंसेप्ट है हमारा रिलेटिव एरर और इसी से रिलेटेड है हमारा परसेंटेज एरर। देखिए नीट के एग्ज़ाम में जो आपका मेडिकल एंट्रेंस है, इसमें एरर से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल जितना मैंने अभी तक देखा है 99% क्वेश्चन अगर एरर का आ रहा है तो या तो रिलेटिव एरर से आएगा या वो परसेंटेज एरर से आएगा। और रिलेटिव एरर को निकालने के लिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें रिलेटिव एरर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है और इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन, मैं यहाँ पे कंसेप्ट को शॉर्ट में लिखूँगा बिल्कुल, दूसरी क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न का रिजल्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का क्या है? रिजल्टेंट है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो P है वो हमें दिया हुआ है A³ × B² अपॉन में C/√D। तो हम देख सकते हैं जो P है वो A, B, C और D के कुछ पावर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का क्या है? रिजल्टेंट है। तो हमारे पास में अगर कोई भी इस तरह का केस बनता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रिजल्टेंट है, देन इस केस में क्या होगा? इस केस में जो टोटल रिलेटिव एरर होगी, टोटल रिलेटिव एरर वो हमारे पास में बराबर होगी सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी। चलिए समझते हैं इसे कि जो मैंने लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। देखिए P में जो रिलेटिव एरर होगा, यहाँ पर जो P हमारे पास में क्वांटिटी है, P में जो रिलेटिव एरर होगी वो A, B, C और D सभी की रिलेटिव एरर का सम होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट डजेंट मैटर कि वो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में है या डिवीज़न में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीज़न में हो, रिलेटिव एरर हमेशा सम ही होगा सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का। जैसे मैं आपके सामने 1-2 एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उससे फिर हम लोग आगे सोल्व करेंगे। हमारे पास में x = A × B है, तो रिलेटिव एरर किस तरह से दिया जाएगा? रिलेटिव एरर दिया जाएगी हमारे पास में Δx/x = Δa/A + Δb/B। अगर हमारे पास में
x इक्वल टू a अपॉन b होता तो भी रिलेटिव एरर हमें इसी तरह से दिया हुआ रहता। अब जब क्वांटिटीज़ डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना हो करके उनकी पावर्स मल्टीप्लाई में हो तो इस केस में किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू, वन सेकेंड, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू ए स्क्वायर पी। इस केस में किस तरह से करना है, इस केस में हमें करना है डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू किसी भी क्वांटिटी पे जो पावर है वो उसकी रिलेटिव एरर के साथ में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी ये समझने का समय नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग डायरेक्ट इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे कि a के ऊपर कितना है, स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा a अपॉन a प्लस में डेल्टा b अपॉन b। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट डजेंट मैटर कि क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, रिलेटिव एरर हमेशा यहाँ पर क्या होंगी, हमारे पास में ऐड ही होंगी। ठीक है, अभी जैसे इसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। जब आप इसे कंप्लीट 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें देगा डेट गिव्स परसेंटेज एरर इन x। तो हमें ये क्या देगा, x में परसेंटेज एरर, और जो भी होगी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में गिवन क्या है, p इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन में c रूट d। हमें दिया है p इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन में c रूट ऑफ d। तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा p अपॉन p, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो उनकी रिलेटिव एरर ऐड होंगी, और रिलेटिव एरर अगर ऐड हो रही हैं और साथ में पावर है तो पावर डायरेक्टली उनके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो कितना लिखेंगे, 3 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा b अपॉन b प्लस c के ऊपर पावर 1 है तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा c ओवर c प्लस d की पावर कितना है हमारे पास में, रूट, और रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 डेल्टा d ओवर d। दैट्स क्लियर। हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहे हैं, अब देखिए हमें परसेंटेज एरर गिवन है a b c और d की, लेकिन हमें परसेंटेज एरर निकालनी किसकी है, p की निकालनी है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस केस में हमारे पास में क्या देगा, परसेंटेज एरर इन p इक्वल टू थ्राइस ऑफ डेल्टा a अपॉन a, वी यूज अनदर कलर, डेल्टा a अपॉन a इन टू 100। भाई आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो सारे टर्म्स के साथ में 100 से मल्टीप्लाई होगा, और डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 ये क्या देगा हमें, परसेंटेज एरर इन a, और a में परसेंटेज एरर कितना गिवन है हमें, 1%। इसे यहाँ नोट कर देंगे, 3 इंटू 1%। इसी तरह से ट्वाइस ऑफ डेल्टा b अपॉन b, b में परसेंटेज एरर कितना है, 3% प्लस में डेल्टा c अपॉन c, c में परसेंटेज एरर कितना है हमारे पास में, 2%, डेट इज 2% प्लस में 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन d जो कि हमें दिया हुआ है 4%। इसके बाद में केवल हमारे पास में सिंपल मैथ्स बचता है सोल्व करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, परसेंटेज एरर इन p इक्वल टू, ये होगा हमारे पास में 3 + 6 + 2 + 2। आई थिंक हमने सही सोल्व किया इसको। ये यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 2। और इसको जब कंप्लीट सोल्व करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलता है यहाँ पर, 13%। और ये ऑप्शन कितना है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें इन कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये 2024 का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन हमारे पास में, कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें वोल्टेज दिया हुआ है 200 ± 4 वोल्ट, और करंट गिवन है हमें यहाँ पर I इक्वल टू 20 ± 0.2 एम्पियर। तो देखिए जो V है वो दिया है हमें 200 ± 4 वोल्ट,
अभी इतना शायद आप लोगों को आइडिया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो लिखा जाता है तो यहाँ उस फिजिकल क्वांटिटी की होती है हमारे पास में ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू, या हम लोग लिख देते हैं दिस इज ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस के साथ जो लिखी जाती है दैट इज एरर। ये होता है उस फिजिकल क्वांटिटी में एरर। इसी तरह से सेम हमारे पास में किसके केस में होगा, करंट के केस में होगा। आई इक्वल टू कितना है हमारे पास में 20 प्लस माइनस 0.2, तो दिस 20 ये हमारे पास में 20 तो क्या हो जाएगा इसका ट्रू वैल्यू, और 0.2 हमारे पास में क्या होगी इसकी एरर। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, हमें आर निकालना है। लेकिन आर के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, जैसा कि ऑप्शन से क्लियर है। आर के लिए हमें ट्रू वैल्यू के साथ साथ रेजिस्टेंस में क्या निकालना है, एरर को भी निकालना है। इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू कितना होता है आई आर, बेसिक चीज़ें हैं। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V ओवर आई, और इसकी ट्रू वैल्यू रख देंगे हम। कितना होगा भाई हमारे पास में V की वैल्यू कितना है 200 और I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20। तो R का जो ट्रू वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 ओम। जैसा कि सब ऑप्शन में गिवन है, सबकी R की ट्रू वैल्यू कितना है 10 ओम ही दिया हुआ है। तो हमें एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन में 10 होता तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से टिक कर देते हैं। अब एरर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए R इक्वल टू कितना होता है V ओवर आई। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो उनके रिलेटिव एरर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस में डेल्टा आई ओवर आई। डिपेंड नहीं करता वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है। और अगर पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पे अगर पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आर में परसेंटेज एरर आ जाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज एरर नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू किस में चाहिए, ओम में चाहिए। तो कितना निकालेंगे हम यहाँ पर, डेल्टा आर ओवर आर इक्वल टू डेल्टा वी, वी में एरर कितना है यहाँ पर 4 अपॉन में वी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 200 प्लस। एक बात का और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, हम जब भी एरर ली जाती है तो एरर को मैक्सिमम लेके चलेंगे। हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो एरर को हमें मैक्सिमम ही लेकर चलना है, और मैक्सिमम एरर के लिए एरर को हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 अपॉन 200, और आई में कितना था हमारे पास में 0.2 ओवर ये एरर है, ट्रू वैल्यू कितना है इसका 20। ओके, सो यहाँ से डेल्टा आर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा आर इक्वल टू आगे सोल्व करेंगे तो जो आर यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में है इसको इस तरफ ले जा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। होगा क्या, आर की वैल्यू ट्रू वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 40 ओवर 200 प्लस, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ओवर 20, और यहाँ से इस तरफ लिख देते हैं हम इसको डेल्टा आर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 1 ओवर 5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 ओवर 5 प्लस में इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। फर्दर सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करने में हमारे पास में इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास में टोटल एलसीएम लेकर के जो मिलेगा यहाँ पर जो कितना मिलेगा 30। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6 + 3 यानी कि हो जाएगा हमारे पास में 9/30। ये हो जाएगा हमारे पास 9/30, और 3 से कट रहे तो कितना हो जाएगा 3/10, और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख रहे हैं 0.3। तो हमारे पास में आर के अंदर जो एरर आया है वो कितना है हमारे पास में 0.3। इसको यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो आर की ट्रू वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 10 ओम, और आर में जो एरर निकल के आया है हमारे पास में कितना है 0.3। तो जब मैं आर को लिखूंगा जिस तरह से मैंने वी और आई को लिखा था, सो वी राइट आर इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.3 होल ब्रैकेट एंड यूनिट ओम। सो हमारे आंसर के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी, डेट इज बी होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कोई भी यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, ये फॉर्मूला एक्चुअल में पेंडुलम के टाइम पीरियड से उठाया हुआ है। जो हम लोग जहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पेंडुलम, मैं यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया जाता है t इक्वल टू 2π√L/g। तो यहाँ से स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा t स्क्वायर इक्वल टू 4π² L/g। सो फ्रॉम हेयर वी गेट g इक्वल टू 4π² L/t²। तो जो हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्चुअल में ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से उठा करके दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि कितना होगा 4π² L/t²। और हमसे पूछा क्या गया है, हमें निकालना है यहाँ पर जी में परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। और हमारे पास में जी का जो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया है, इससे रिलेटिव एरर का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ΔG/g इक्वल टू ΔL/L प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि टी का पावर कितना है यहाँ पे, टाइम की पावर कितनी है 2, कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ΔT/t। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे 4π², जो जी में एक टर्म और थी हमारे पास में 4π², इसको एरर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए कांस्टेंट में एरर कितना होता है 0। इसलिए हमें एरर के लिए इसे कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ΔG/g इंटू 100, पूरी इक्वेशन को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर परसेंटेज एरर मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, ΔL/L इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ ΔT/t इंटू 100। चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में परसेंटेज एरर इन जी। ओके, सो ΔL का मीनिंग क्या है, L में एरर, जो कि कितना है हमारे पास में 0.1। वैल्यू रख देते हैं 0.1/10 इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ ΔT, टी में एरर कितना है हमारे पास में 1, इंटू 100 डेल्टा टी का जो ट्रू वैल्यू है कितना है 100 इंटू 100। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा, 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस में 2। तो जी में हमारे पास में परसेंटेज एरर कितना आ गया, हमारे पास में 3%। ये एक्चुअल वैल्यू हमें परसेंटेज एरर की वैल्यू मिल चुकी है। और ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था उसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव एरर फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी। तो यहाँ पे हमें x इक्वल टू कितना गिवन है, a² b⁻1/2 ओवर c⁻1/3, दिस इज a, एंड d⁻3। हमें निकालना क्या है यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है x में। सबसे पहले x की रिलेटिव एरर डिफाइन करेंगे, ΔX/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ΔA/A प्लस हाफ ऑफ ΔB/B प्लस 1/3 ΔC/C प्लस में 3 ΔD/D। ओके, और अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम परसेंटेज एरर के लिए इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि हमने बेसिक जो मैथ्स है छोटी क्लास में भी बच्चों को सिखाया जाता है कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो चेंज अपॉन में एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, जिस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, बस वही तरीका यहाँ पे लगाना है। बस ध्यान रखना है कि क्वांटिटी जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो रिलेटिव एरर उनकी ऐड होंगी, और जो भी पावर होगी वो रिलेटिव एरर के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ΔX/X को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस गिव्स परसेंटेज एरर इन x, और ये हमें कितना देगा, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन a, और a में परसेंटेज एरर कितना है हमारे पास में 1%, तो 2 इंटू 1% प्लस में 1/2। b का परसेंटेज एरर b में कितना है 2% प्लस में 1/3
सी में परसेंटेज एरर कितना है हमारे पास में, कितना गिवन है सी में परसेंटेज एरर जो है हमारे पास में 3%, प्लस में 3 टाइम्स डी की परसेंटेज एरर जो कितना है 4%। सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2% प्लस में 1% प्लस ये कितना मिलेगा हमें 1% प्लस में 12%। और जब इन सब को ऐड करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें मिलने वाला है 12 और 2 14, 14 और 2 16, कितना मिलेगा हमें 16%। तो ये क्लियर है कि जो हमारे पास में एक्स में टोटल परसेंटेज एरर जो निकल करके आएगा वो कितना निकल के आएगा 16%। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2026 का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या गया है हमसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। हमने क्या किया यहाँ पर, जो लाइट की स्पीड है उसे वैक्यूम में यूनिटी ले लिया, यानी कि सी की वैल्यू जहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, अब हमने उसको कितना ले लिया यूनिटी, मीन्स 1। और ये आगे बोल रहा है कि इफ़ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट 40 सेकेंड का समय लग रहा है लाइट को, टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। सन से अर्थ आने पे लाइट को इतना टाइम लग रहा है, यानी कि टी टाइम का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 6 मिनट 40 सेकेंड। सिंस टाइम के कन्वर्जन के लिए हमने कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सो टाइम की जो ऐसा यूनिट है जो कितनी होती है सेकंड, इसी के हिसाब से हम लोग टाइम को लेके चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 60 प्लस में 40, ये हो जाएगा हमारे पास में 360 प्लस 40 = 400 सेकेंड। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, न्यू यूनिट जो नई यूनिट है उसमें सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी होने वाली है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू जो होगा हमारे पास में वो होगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ये बेसिक काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमारे पास में क्या है स्पीड इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो स्पीड है वो हमारे पास में नए सिस्टम में 3 × 10⁸ को हमने कितना ले लिया 1, तो स्पीड कितना हो जाएगा 1 × टाइम कितना है हमारे पास में 400 सेकेंड। तो हमारे पास में डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर 400, नए सिस्टम में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास में 400, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसके आगे यूनिट मीटर वीटर नहीं लगा ना, कारण क्या है उसका, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि नए सिस्टम में यूनिट है क्या एक्चुअल में। केवल कितना बोला था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को आपने कितना ले लिया 1। ठीक है, तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखना है इसका, और जो कितना हो गया हमारे पास में 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के है। पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो है रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी जो कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी, जैसे कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे 0.002425 ये है, तो डेसिमल के बाद में और नॉन ज़ीरो से पहले जितने भी जीरो हैं वो सब क्या होंगे हमारे पास में नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है 2 है। इसी तरह से हमारे पास में जैसे ये नंबर है 2.567, तो ये तो सब नॉन ज़ीरो है, इसी का एग्जांपल है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे 4 होंगे। अब जैसे ये हमारे पास में 25.00, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास में 4 होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद में जितने भी जीरो हैं वो सब हमारे पास में क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, डेसिमल के बाद वाले जीरो को सिग्निफिकेंट लेने का रीज़न ये है ताकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रिसीजन है, जहाँ पे एरर में पढ़ाते ना हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन, तो प्रिसीजन को डिफाइन करने के लिए हमें ये जो जीरोज़ हैं इनको सिग्निफिकेंट कंसीडर करना पड़ता है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास, मेटेलिक क्यूब का हमें मास गिवन है 5.580
केजी। ओके, और मेटेलिक क्यूब है तो ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक साइड की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आप लोग जानते होंगे कि एसआई यूनिट में जो लेंथ है उसकी जो यूनिट है वो कितना होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को व्यू में रखना है हमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमें मटेरियल की डेंसिटी को बताना है। डेंसिटी रो से जो डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास ऑलरेडी हमारे पास में किस में है, एसआई में है, 5.580, वैल्यू कितना है इसका, केजी, ओवर हमें वॉल्यूम निकालना है। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है हमारे पास में, ए क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास में, 9 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, ये हो जाएगा आई थिंक 729 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हमारे पास में इसका आ गया वॉल्यूम, जो कितना है 729 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और एग्ज़ाम में इसे सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 7.654 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये आपके पास में इनका डेंसिटी का जो फाइनल रिजल्ट है वो ये निकल करके आएगा हमारे पास में। ओके, बट अभी एक क्वेश्चन इसमें आपसे डेंसिटी कैलकुलेट करवाने को लेकर के नहीं है। डेंसिटी तो कोई भी कैलकुलेट कर देगा नॉर्मली, जैसे जानते हैं डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और हमें यह भी पता है कि डिवीजन किस तरह से करना है। ओके, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन को में जो है, एक तो है यूनिट्स का कन्वर्जन, जो कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में क्यूब कर लिया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें किसका ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को व्यू में रखना है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को व्यू में रखते हुए डेंसिटी को उसने डिफाइन किया है x इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। सो हमारे पास में जो फॉर्मेट आ गया डेंसिटी का वो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब तो आ चुका है, लेकिन जो उसके साथ में मल्टीपल में है, दिस क्वांटिटी इज नोन एज x। तो इस x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहने वाली है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें ध्यान में रखना है। देखिए x जो आपने कैलकुलेट किया है वो भी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कंसेप्ट को उठा करके। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम ये सब अभी डिस्कस नहीं करने वाले। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नॉन जीरो जितने भी हैं सब सिग्निफिकेंट होंगे, और डेसिमल के बाद में जितने जीरोज हैं नॉन जीरो से पहले वो सब नॉन सिग्निफिकेंट है, बट डेसिमल के बाद जितने जीरोज आ रहे हैं वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें किसी भी नंबर को सिग्निफिकेंट वो है कि नहीं है ये चेक करने के लिए उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻, टेंस पावर। आप उसको 10 की पावर के फॉर्म में लिख दीजिए उस नंबर को, और जितनी भी 10 की पावर हैं वो सब की सब क्या है हमारे पास में, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो 10 की पावर है वो सब हमारे पास में क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, और जो 10 की पावर को छोड़ करके जो वास्तव में जो नंबर बचेगा वो हमारे पास में एक्चुअल में किसको डिनोट करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कंसिडर करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है वो निकल के कितना आना चाहिए फाइनल आंसर में। देखिए, जब फिजिकल क्वांटिटीज में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, यहाँ दो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन, दूसरा डिवीज़न। अगर आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिवीज़न हो रहा है तो फाइनल आंसर में ध्यान रखना आपको, फाइनल आंसर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो हमारे पास में कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट डिजिट्स अवेलेबल इन द डाटा। आपको कैलकुलेशन करने के लिए जो भी डाटा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, उन न्यूमेरिकल वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट जितना होगा, किसी चाहे वो किसी भी क्वांटिटी का हो, वही हमारा फाइनल आंसर में क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। कब? जब हमें वो कैलकुलेशन किस फॉर्म में करनी पड़ रही हो, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के फॉर्म में करना पड़ रहा हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास में डेंसिटी निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ रहा है, यहाँ पर मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ रहा है। इट मीन्स हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये ऑपरेशन यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है कैलकुलेशन को करने में। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास में जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने हैं, जो डाटा हमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं लेकर चल रहा हूँ, एक तो है हमारे पास में मास में यहाँ पे कितना है 5.580, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास में कितने होंगे 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेसिमल के बाद वाले जीरोज किस में काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, क्योंकि ये जो जीरो है ये हमें प्रिसीजन के बारे में बताता है। सपोज कीजिए कैसे, अगर हम इसे सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे तो कोई मान लो किसी क्वेश्चन में जो डाटा है वो हमें इस तरह से दिया हुआ हो 5.582, तो अगर इसे सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे तो ये जो 2 है आगे की वैल्यू, इसे हम लोग मिस कर जाएंगे। इसलिए इस जीरो को हमें सिग्निफिकेंट में कंसीडर करना ज़रूरी है। उसी तरह से जो हमें यहाँ पर साइड दी है वो कितनी दी है 9.0, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे 2 होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जीरो कैसा होता है, सिग्निफिकेंट होता है हमारे पास में। अच्छा, यूनिट के कन्वर्जन में जब हम लोग यूनिट्स को आपस में कन्वर्ज करते हैं, चाहे सेंटीमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मीटर से चाहे किसी दूसरी क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कीजिए, हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जब यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि जो डाटा हमें प्रोवाइडेड है उसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो एक में दिया हुआ है 4, एक में दिया हुआ है 2, और इनके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वजह से हमें फाइनल आंसर मिल रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर x, तो x में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा हमारे पास में 2। दैट इज क्लियर कि x के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होने चाहिए। बट x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है 7.654। सो क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वांटिटी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, यानी कि 7 पॉइंट और इसके बाद कोई भी एक डिजिट। तो इसके बाद वाला डिजिट कितना है हमारे पास में 6 है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद वाला डिजिट कितना है हमारे पास में 6 है, तो 6 को मेरे को राउंड ऑफ करना है। देखिए, सिखाया क्या जाता है कि 6 से आगे वाला डिजिट चेक करते हैं, अगर ये डिजिट 5 से छोटा है तो 6 को एज इट इज़ लिख देंगे, और 5 से बड़ा है तो 6 में 1 बढ़ा करके लिख देंगे। जैसे अगर सपोज करो ये हमारे पास में होता 7.67, तो इसको मैं राउंड ऑफ करता 7.7 के फॉर्म में, और ये हमारे पास में 7.64 होता तो इसे राउंड ऑफ करता 7.6 की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारा बनता है कि 7.65 हो तो उस केस में राउंडिंग ऑफ कैसे की जाएगी। भाई 5 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा के लिख देंगे, 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन जब 5 ही हो तो उस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में रूल क्या अप्लाई होगा कि अगर हमारा जो राउंडिंग ऑफ डिजिट है वो 5 है तो 5 से पहले वाले डिजिट को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। 5 से पहले वाला डिजिट कितना है 6 है। 6 कैसा है, एक इवन नंबर है। 5 से पहले हमारे पास में कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। अगर 5 से पहले हमारे पास में इवन नंबर है तो हम लोग बिना राउंड ऑफ किए डायरेक्ट उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। ओके, और 5 से पहले अगर हमारे पास में ओड नंबर होता, सपोज कीजिए ये होता 7.775, तो उसे हम लोग एग्जैक्टली कितना लिखते हैं 7.8। तो 5 से पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन नंबर है, इसलिए हमें उसे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद में हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.6। आपसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 10 की पावर 10 जो भी है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं आता। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो 10 की पावर है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और हमारे पास में जो राउंड ऑफ करने के बाद में जो फाइनल आंसर मिला है उसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 2। तो x की एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास में
वो कितना आएगा, ऑप्शन बी डेट इज 7.6। ये कब, जब हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यहाँ पर कंसिडर किया है, ठीक है। अदरवाइज इसका आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन ए, बिना सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसिडर किए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ये अगेन हमारे पास में एरर से क्वेश्चन आया है यहाँ पर, कि एक मेटल वायर है जिसका मास हमें दिया हुआ है, मास की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास में 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, ओके। और हमारे पास में जो रेडियस है, वायर है, तो वायर की शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। और अगर हमारे पास में सिलेंड्रिकल दिया हुआ है, तो सिलेंड्रिकल के केस में जैसे हमें वॉल्यूम निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, कोई भी क्वांटिटी निकालनी हो, तो हमारे पास में कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, एक तो चाहिए रेडियस, दूसरे चाहिए उसकी हाइट या फिर जिसे हम बोल देते हैं लेंथ, दो में से कोई एक। जैसे कि वायर के केस में हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेंथ बोल देंगे उसको, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.3 प्लस माइनस 0.001, आगे वैल्यू गिवन हमें मिलीमीटर, ओके। और जो लेंथ है हमारे पास में वो है 5 प्लस माइनस 0.02, आगे गिवन हमें सेंटीमीटर। हमें निकालनी है यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। हमें उस वायर की डेंसिटी निकालनी है, और डेंसिटी में कितना मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर यहाँ पर हो सकता है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, मास अपॉन में वॉल्यूम। और मास अपॉन में वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग सिलेंडर के केस में जानते हैं, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी में, तो सबसे पहले रिलेटिव एरर डिफाइन करना पड़ेगा, जो कितना होगा, डेल रो बाई रो। और इसे हम लोग कितना लिखेंगे, डेल एम अपॉन में एम प्लस ट्वाइस ऑफ डेल आर ओवर आर प्लस में डेल, सॉरी एच लिख दिया मैंने, जबकि यहाँ पे वायर का केस है, तो हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, लेंथ लेके चलेंगे, जो कितना होगा एल, पाई आर स्क्वायर कितना लिखेंगे एल, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है। और जब इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेंसिटी में क्या मिलेगा, यहाँ पर परसेंटेज एरर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, और देखते हैं क्या कैलकुलेशन करने पे हमें मिलता क्या है यहाँ से। डेल्टा रो ओवर रो इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू कितना है हमारे पास में 0.002 ओवर 0.4 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर 0.001 ओवर 0.3। अभी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे मास की यूनिट हमें ग्राम में दी हुई है, रेडियस हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है, लेंथ हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो एक बात बोलता है कि वही क्वांटिटी आपस में ऐड होती है जिनकी डायमेंशन या यूनिट जिनका सेम हो, ओके। यूनिट जिनके सेम हो वही क्वांटिटी आपस में क्या होंगी, हमारे पास में ऐड होंगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो एरर है वो भी ग्राम में होगी, और एक्चुअल वैल्यू भी क्या होगी, ग्राम में होगी। तो ये ग्राम ग्राम आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, तो एरर जो हमारे पास में कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस, ओके। प्लस कितना होगा हमारे पास में, लेंथ में एरर कितना है 0.02 ओवर एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी 5। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी है उसमें हमारे पास में रिलेटिव एरर आ जाएगी, तो डेल रो बाई रो। और इसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसकी परसेंटेज एरर, ओके। तो जब आप इसे सॉल्व करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हुए इनटू 100, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो हमारे पास में लगभग आएगा 1.56% के आसपास, ठीक है, 1.56 के आसपास हमें नियर बाई मिलेगा। लेकिन ऑप्शन से चेक करने में हमें लगेगा कि ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। और मैंने आपको राउंड ऑफ का तरीका बताया था कि क्या करना है आपको, जैसे कि इनमें जितने भी आंसर है उन सबके सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास में कितने हैं, 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ओके। तो हमें इसमें 2 को ही राउंड ऑफ करना है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये डिजिट क्या है भाई, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसका जो प्रीसीडिंग है वो 1 बढ़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.6% इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू है ये हमारे पास में, एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर है डेंसिटी के अंदर।
तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैंने कैलकुलेशन आप लोगों पे छोड़ दी, आप लोग इसे कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है हमें, ओके, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो लेंथ हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 55.3 मीटर। और इसी तरह से हमारे पास में इसका जो ब्रेड्थ दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है इसकी, वो कितनी है 25 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर करते हुए इसका एरिया निकालना है और उस एरिया को राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर ये आपसे एरिया नहीं कैलकुलेट करवा रहा है, यह आपके सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स हैं उनके नॉलेज को चेक कर रहा है, और दूसरा कि उनको राउंड ऑफ करने का क्या तरीका रहने वाला है उस नॉलेज को चेक कर रहे हैं। एरिया हमें पता है कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55.3 इंटू 25 इक्वल टू, सॉल्व करने पे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 1382.5 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आप लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको चाहो तो आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और बाई हैंड प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब हमें करना क्या है कि ये जो डाटा है इसे राउंड ऑफ करना है, कि राउंड ऑफ करना है हमें, और किसको ध्यान में रखते हुए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए। अभी देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ ब्रेथ की, जब मैं इसकी चौड़ाई की बात कर रहा हूँ तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास में कितना है 2, और जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी लेंथ की तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमारे पास में कितना है 3। और मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमारा 6 था, उसमें बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है ये पॉइंट, कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में इन दोनों में क्या होगा कि जो फाइनल आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, वो क्या होगा, डाटा में जो हमें जो वैल्यू दी हुई है उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वही होगा फाइनल आंसर में। तो यहाँ पर ब्रेथ में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेंथ में कितना है 3, तो फाइनल आंसर जो एरिया आया है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास में कितना होना चाहिए 2। आर यू क्लियर? सो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1.3825 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हमने क्या करा है, डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, और जितने नंबर डेसिमल को आगे शिफ्ट किया है उतना ही 10⁻³ यहाँ पे हमने लिख दी। ओके, चलिए आगे सोल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 10 की जितनी भी पावर है, चाहे वो कोई भी हो, प्लस में हो माइनस में हो, 10 की जितनी भी पावर है वो सभी की सभी हमारे पास में कैसी होती है, नॉन सिग्निफिकेंट, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास में, टोटल कितने हैं 5। हमें करना कितना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए 2। तो क्या करना पड़ेगा, इसका राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करना पड़ेगा, थर्ड डिजिट पकड़ते हैं। थर्ड डिजिट हमारे पास में कितना है यहाँ पर, थर्ड डिजिट कौन है यहाँ पर हमारे पास में 8। तो 8 क्या है, 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, आगे का एक डिजिट बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखें, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 14 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। सो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ना कि आप या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, इनमें से कोई भी टिक ना करेंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे हमारे पास में। एक्चुअल जो आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसने बताया है पहले ही कि हमें किसको ध्यान में रखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हमें सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है। ये 2020 फेज़ 1 का क्वेश्चन है। सब्सट्रैक्शन में दिया क्या हुआ है हमें, 9.99 मीटर है, इसमें से माइनस करना है 0.0099। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 9.99 मैं क्या करूँ, यहाँ पर 2 जीरो और लगा लूँ, माइनस 0.0099। ओके, आई थिंक इतना मैं लेके चल सकता हूँ, आप लोग इसको सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। और सब्सट्रैक्शन किस तरह से होगा इसका, चलिए वो भी सोल्व कर लेते हैं हम हैंड टू हैंड। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करने पे वैल्यू मिलेगी कितनी इसकी एग्जैक्टली, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर इसका आएगा 9.9900 माइनस 0.0099। हमारे पास में इसकी वैल्यू मिलेगी 9.99
9801। दैट्स क्लियर। ये वैल्यू हमारे पास में इसको सब्ट्रैक्ट करने पर निकल के आएगी। बट हमें करना क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, वही चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है। बिना सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपने इसको सब्सट्रैक्शन किया तो आप ऑप्शन डी को टिक लगा देंगे, और आई थिंक नीट के एग्जाम में वो आपसे सब्सट्रैक्शन तो पूछेगा नहीं, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन जो भी है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के इसका एक्चुअल आंसर क्या बनने वाला है वो हम लोग चेक करते हैं। देखिए, जहाँ बात एडिशन और सब्सट्रैक्शन की होती है, मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर चुका, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में चीज़ें किस तरह से काम करेंगी वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हमारे पास में बचता है कि हमें किस तरह से डिस्कस करना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हमारे पास में जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर में करना क्या है आपको, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे वो किस तरह से होंगे हमारे पास में, लीस्ट डेसिमल प्लेस इन दी, क्या होगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन में डाटा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, उसमें जो हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ओके, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जो डेसिमल के बाद में जिसमें कम से कम नंबर हो, वही नंबर हमें क्या रखना है, फाइनल आंसर में रखना है। जैसे देखिए, मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स थे, 4, और जहां मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 2। ओके, तो हमें करना क्या है यहाँ पर, जो फाइनल आंसर निकल के आया है, तो आप लोगों को कंसेप्ट में ऑलरेडी बता चुका कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करना है कि फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रखने हैं जितना कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसमें डेसिमल के बाद में मिनिमम डिजिट्स हों। तो मिनिमम डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। तो फाइनल आंसर में भी डिजिट कितने होने चाहिए हमारे पास में, 2 होने चाहिए। तो 2 के लिए क्या करेंगे, थर्ड डिजिट पे कंसिडर करते हैं, और थर्ड डिजिट कितना है, 0 है, तो कोई ज़्यादा हमें दिक्कत होगी नहीं इसे राउंड ऑफ करने में। तो राउंड ऑफ करने पे जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारे पास में, 9.98 मीटर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करके हमारे पास में जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो कितना होगा हमारे पास में, 9.98 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कि इसमें दिया क्या हुआ है हमें कि एनर्जी दी हुई है, किस में दिया हुआ है, जूल में। एनर्जी को कन्वर्ट किस में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, चलिए कन्वर्जन देखते हैं इसका। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ये होंगे हमारे पास में 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ 10⁻20 जूल में हमारे पास में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 1 × 10⁻20 ओवर 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 10⁻⁻19 से 10⁻⁻20 कैंसिल आउट होगा तो ऊपर बचेगा 10⁻⁻1 ओवर 1.6, और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10⁻⁻1 जब नीचे आएगा तो बचेगा 10⁻+1, तो 1/16। दिस इज क्लियर। सो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, जो हमें डीएनए ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए, जब उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.0625। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा और एग्जैक्ट वैल्यू ही निकल के आएगी, कोई अप्रोक्सीमेटेड आंसर जाएगा नहीं है। ये आंसर निकल के आया हमारे पास में। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऑप्शन में इनमें से एक भी ऑप्शन मैच हो नहीं रहा। तो इसका कारण समझते हैं और हमें इन तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखिए, अब यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटेड आंसर लिखना पड़ेगा,
क्योंकि हमारे पास में जो एग्जैक्ट है वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ। ओके, तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटेड आंसर किस तरह से होगा, उसको राउंड ऑफ करने के लिए हमें अगेन किसको कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो डाटा है ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हो, ये हमें वैल्यू याद रखना है, आगे और न्यूमेरिकल्स में भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डाटा है इसका मेरे को रिक्वायरमेंट हुआ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो जो मेरे पास में गिवन डाटा है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं कि ये जो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है जूल में, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा। तो एक्चुअल में इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास में कितना निकल के आएगा, 2। और 2 हमारे पास में किस तरह से निकल के आएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 10⁻⁴ जो भी वैल्यू रहेगी वो नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होती है। तो 1.6 मतलब केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अच्छा, तो अब इसके कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो ऑपरेशन है वो करना पड़ा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल जो आंसर निकल करके आएगा वो हमारे पास में किस तरह से निकल के आएगा कि फाइनल आंसर में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वही फाइनल आंसर में होंगे, यानी कि इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट हमें कितना ही चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। चलिए इसको राउंड ऑफ करते हैं। 2 का मतलब मेरे को डेसिमल के बाद में तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ करना है यहाँ पर, यानी कि मैं इसको लिखूँगा 0.0625। इसका राउंड ऑफ जो वो है प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे आखिरी डिजिट से, सबसे आखिरी डिजिट कितना है हमारे पास में, 5 है। 5 से बड़ा होता तो मैं 2 को एक बढ़ा के लिख देता, 5 से छोटा होता तो मैं एज इट इज छोड़ देता, लेकिन 5 है। बट 5 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है, 5 से पहले का प्रीसीडिंग डिजिट हमारे पास में कैसा है, यहाँ पर इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने की वजह से इसका जो राउंड ऑफ होगा वो कितना होगा, 0.062। क्लियर? अब हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है। ध्यान देंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करने के लिए डेसिमल के बाद वाले जितने भी जीरोज हैं और नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरोज हैं वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये जो जीरो है हमारे पास में ये कैसा होगा, हमारे पास में सिग्निफिकेंट होगा। ओके, तो डेसिमल के बाद में हमारे पास में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हमें बनाना कितना है, 2। तो हमें थर्ड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वाले को क्या करना पड़ेगा, यहाँ राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये क्या है, 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 0.06। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और 0.06 हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। सो इन दिस क्लास हमने कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पर जो है ब्रीफली डिस्कस किया है, वो है एक तो एरर, दूसरा हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनका राउंड ऑफ किस तरह से होगा, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ओके, इस क्लास की जो PDF है आपको वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक उस पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस प्रिपरेशन।